जी बिजनेस की खास पेशकश नए साल में आईपीओ का हाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे। आज के खास शो में हम आपको बताएंगे उन न्यू एज कंपनियों का हाल जिनकी 2021 में लिस्टिंग हुई। जी हां, कौन सी कंपनियां अब तक रही बेस्ट और कौन सी साबित हुई फिसड्डी, ये सब कुछ आपको अगले 20 से 22 मिनट में हम बताने जा रहे हैं। साथ ही 2022 में इन कंपनियों के लिए क्या होगा नजरिया, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नए साल में आईपीओ का हाल। और इस खास पेशकश में हमारा साथ दे रहे हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी और हमारे सहयोगी वरुण दुबे से जानेंगे 2021 में न्यू एज कंपनियों के आईपीओ का कैसा हाल रहा। सबसे पहले तो सेठी साहब, स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और वरुण, आपका भी रिसर्च आप पेश कर रहे हैं। लेकिन विकास जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा साल आईपीओ, दमदार आईपीओज आते हुए दिखे, काफी सारे आईपीओज आते हुए दिखे, ये थीम और साथ ही आईपीओ को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल मानसी, ये जो पिछला साल गया आईपीओ के लिहाज से भी एक बहुत ही बेहतरीन साल था। मुझे लगता है पिछले कई सालों से जितना कलेक्शन इस साल में हुआ है वो बिल्कुल एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। और इस साल की एक खास बात ये थी कि जितने भी आईपीओज आए इनमें से कई सारे आईपीओज न्यू एज बिजनेसेस वाले थे, जिनके कई कंपनियां लॉस मेकिंग है बट उनको बहुत ही दमदार रिस्पॉन्स मिला था। और उसके बाद बहुत अच्छी कई की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद भी कई ने अच्छा किया। और कुछ एक आईपीओ जो टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर आए जिनमें थोड़ा नुकसान हुआ निवेशकों को। एक तो बाजार सेकेंडरी मार्केट्स की हालत भी थोड़े खराब हो गए और बाकी थोड़े वैल्यूएशंस भी उनके एक्सपेंसिव थे। बट ऑल इन ऑल आईपीओ मार्केट के लिए बहुत अच्छा मार्केट था और मुझे लगता है 2022 में भी इस तरह से बहुत अच्छे आईपीओ आने की उम्मीद है। और एलआईसी का बड़ा आईपीओ भी एक्सपेक्टेड है, फिर एनएससी का भी आईपीओ आना चाहिए। तो मुझे लगता है इट शुड बी अ गुड ईयर फॉर आईपीओज अगेन इन 2022। राइट, 2022 अभी आईपीओ के लिहाज से एक बड़ा साल साबित होता हुआ ज़रूर दिखेगा। और आईपीओ से जुड़ी सारी की सारी अपडेट तो हम आप तक पहुंचाते ही हैं। और इनफैक्ट लिस्टिंग से पहले, लिस्टिंग के बाद आईपीओ में क्या करना है वो भी विस्तार से हम अनिल सर से जानते हैं। लेकिन इस खास पेशकश में ये पूरा साल आईपीओ के लिए कैसा रहा ये हम जानने वाले हैं। वरुण, मेरे लिए तो काफ़ी इजी है आज, क्योंकि आप तो सारे के सारे आईपीओज के बारे में डिटेल्स बताएंगे और सेठी साहब से हम एनालिसिस जानने वाले हैं। लेकिन शुरुआत इसी से करते हैं। पहले तो ये बता दीजिए 2021 का साल आईपीओज के लिए कैसा रहा, कौन से आईपीओज थे जो हिट रहे और किन्होंने निराश कर दिया? डेफिनेटली। तो देखिए मानसी, बम्पर था, बम्पर एकदम जोरदार। काफ़ी सारे आईपीओ आए, 65 आईपीओ आ चुके पूरे 2021 में। आई मीन इससे यार आपको क्या चाहिए। और कुल मिला के अगर आईपीओ का साइज अगर आप देखें ना मार्केट का, तो करीब 1,30,000 करोड़ के आसपास जो है वो पूरे आईपीओ मार्केट से कंपनियों ने जुटाए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि 1,30,000 करोड़ में से करीब 47,000 करोड़ के आसपास जो है ये न्यू एज कंपनीज जो है ना उनके आईपीओ थे। 11 न्यू एज कंपनीज के आईपीओ ऐसा है और इसमें से करीब 47,000 करोड़ के आसपास इन्होंने जुटाई। यानी कि करीब कुल आईपीओ मार्केट में से 35-36% के आसपास का जो आईपीओ मार्केट था वो इन न्यू एज टेक्नोलॉजीज कंपनीज का ही था। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि 47,000 करोड़ में से भी अगर आप देखेंगे तो ओएफएस करीब 52% था, फ्रेश इशू जो है वो करीब 48% के आसपास का था। काफ़ी सारी कंपनी आई, लेकिन इनमें इंटरेस्टिंग चीज़ काफ़ी सारी और थी। और उसमें से एक था कि न्यू एज कंपनीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखी जाती है तो क्या ये प्रॉफिट में है कि नहीं। और कुछ चुनिंदा कंपनीज थी जो कि प्रॉफिट में थी। आप नायका को देख लीजिए, रेट गेन को देख लीजिए, ये कुछ कंपनीज थी जो कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट में थी। इसके अलावा आईपीओ सब्सक्रिप्शन से लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एमटीआर टेक्नोलॉजीज और नज़ारा को सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था। पेटीएम हालांकि सब्सक्रिप्शन से लिहाज से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सुस्त था, जाहिर सी बात है। 18,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ था तो साइज़ बड़ा था, इसके लिए सब्सक्रिप्शन फिगर्स जो थे वो थोड़े सुस्त थे इस कंपनी के। एमटीआर टेक्नोलॉजीज 200%, नज़ारा टेक 176% के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला था। तो इसके लिहाज से ये दो कंपनियां सबसे अच्छी थी। और इनफैक्ट लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे ना तो एमटीआर टेक, नज़ारा टेक में सबसे अच्छे लिस्टिंग गेन देखने मिले। रेट गेन, पेटीएम में लिस्टिंग जो है वो काफ़ी सुस्त रही थी, इनफैक्ट लोगों को घाटा हुआ। लिस्टिंग के बाद पाँच ने दिए पॉजिटिव रिटर्न और करीब 6 कंपनियां हैं जो कि अभी भी नेगेटिव रिटर्न दे रही है। तो ये पूरा हाल है आईपीओ मार्केट का। भले आप टोटल आईपीओ ले लें या फिर जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस था इस बार, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इवन स्टीवन रहा है। किसने कमा के दिया?
कुछ ने नुकसान भी किया है। इवन स्टीवन काफी अच्छा हाल रहा आईपीओज का, कितने सारे आईपीओ आते हुए दिखे, जिस तरह से आंकड़े हमने जाने और जिस तरह से डिटेल्स हमने जानी। तो वरुण फिर क्या किया जाए, हम दो सेगमेंट बना देते हैं, एक जो बेस्ट हिट आईपीओज और एक जिन्होंने परेशान किया वो वाले। डेफिनेटली तो बताइए फिर हिट आईपीओज में शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, हिट में अगर कोई पहला नाम मेरे दिमाग में आता है ना तो नसारा टेक्नोलॉजीज का आता है। हाइप भी बहुत था इस पूरे आईपीओ को लेके, अरे राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है, तो लोगों में उत्साह भी बहुत था। इसके लिए आपने देखा कि सब्सक्रिप्शन फिगर जो थे वो भी करीब 176 टाइम्स के आसपास थे। और नो डाउट ये आईपीओ जो है ना खराब भी उतरा है। लिस्टिंग गेन्स आप देखिए 80% के आसपास के लिस्टिंग गेन्स जो है इस कंपनी में देखने मिले थे। कुल ओएफएस 583 करोड़ के आसपास का था। इनफैक्ट पूरा ओएफएस ही था ये जहाँ पे कहीं ना कहीं हिस्सा बेचा गया था। और इशू प्राइस जो था 305 का था। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 2000 के ऊपर ट्रेड करा, यानी कि लिस्टिंग गेन्स तो आपको मिले ही, तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो 600% से ज़्यादा के रिटर्न जो है ये स्टॉक आपको दे चुका है। तो सबसे पहला स्टॉक अगर कोई आईपीओ में सबसे हिट रहा है इस साल तो वो तो नज़ारा टेक है, गेमिंग ऐप है। और आपने देखा पूरे साल गेमिंग को लेकर कितनी दिक्कतें थी, कोई बैन लगा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आप देखिए जब कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं ना तो ये होता है। कंपनी का कारोबार और साथ ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक ऐसे बिजनेस में है जो कि एक न्यू एज के लिए बिल्कुल फिट साबित होता है। और इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद भी लगातार खबरों में नए ऑर्डर्स के चलते, कुछ ना कुछ नई खबरों के चलते स्टॉक रहा। और एक टाइम था जबकि हर रोज नए लेवल्स छूता हुआ और एक स्टॉक जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बन चुका है, ऐसा नज़ारा टेक्नोलॉजी बनकर इसने दिखाया। विकास जी, आपकी राय नज़ारा टेक्नोलॉजी इस पर कैसी रहेगी? नहीं, बिल्कुल मानसी, जैसे वरुण बता भी रहे थे, एक इस साल का सबसे सक्सेसफुल आईपीओ की श्रेणी में ये आईपीओ आएगा। राकेश झुनझुनवाला जी का भी इस पे स्टेक है, उनकी बैक्ड कंपनी है। बाकी कंपनी मोबाइल गेमिंग, फिर आपके जो स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म, इस तरह के कारोबार में, और लगातार हम देखते हैं ये कंपनी इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में लगी हुई है। और ये जो सेगमेंट में काम करते हैं, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी वाला सेगमेंट है। स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ और अच्छे लेवल्स पे आ गया। मुझे लगता है यहाँ से कोई भी डिक्लाइन पे इस स्टॉक को एक मीडियम से लंबी अवधि के लिहाज से इस लेवल पे भी या कोई भी गिरावट में खरीदने की सलाह रहेगी। और मेरा इसमें आने वाले 9 से 12 महीने में 3000 रुपए का टारगेट है। ओके, तो गिरावट में खरीदारी के मौके नज़ारा टेक्नोलॉजीज पर अभी बनते हुए दिख रहे हैं। 1 साल तक का नजरिया विकास जी का 3000 तक का है। यहाँ पर सबसे पहला स्टॉक अगर आईपीओ कैटेगरी में सबसे सक्सेसफुल आईपीओ अगर इस साल का कहा जाए, नज़ारा टेक्नोलॉजी से हमने शुरुआत की है। वरुण बताएं अगला फिर कौन सा होगा आईपीओ जिसकी आप बात करेंगे? हाल ही में जो लिस्ट हुई है कंपनी मैपमाई इंडिया। वैसे तो अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत पुरानी कंपनी है, नो डाउट इतनी भी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो यूज़ करती है, और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ये कंपनी जो है उसके प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी है। आप हमेशा देखते हैं कि मैप यूज़ करते हैं तो गूगल मैप यूज़ करने लगते हैं, लेकिन नीश मार्केट में अगर कोई है ना तो मैपमाई इंडिया है। और उसी का फ़ायदा इस कंपनी को भी मिला। आप सब्सक्रिप्शन देखिए, काफ़ी बेहतरीन सब्सक्रिप्शन इस कंपनी को मिला था। दिसंबर में ये आईपीओ आया था, करीब 155 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन जो है इस कंपनी को मिला था। लिस्टिंग गेन्स भी तगड़े हुए थे, करीब 51% के आसपास के लिस्टिंग गेन हुए थे। और ये भी तब जब एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे थे मार्केट में, तो भी इस कंपनी ने अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स जो है वो दिए थे। इशू साइज अगर आप देखेंगे तो करीब 1000 करोड़ के आसपास का था। इशू प्राइस भी 1000 रुपये के आसपास का था। अभी भी करीब 1400-1500 रुपये के आसपास ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो लिस्टिंग गेन भी मिले हैं और अभी भी लोग मुनाफे में हैं। वन ऑफ अ काइंड बिजनेस है, तो ये भी एक आईपीओ है जो कि याद रहेगा। ऑलराइट, वन ऑफ अ काइंड बिजनेस। और कुछ ऐसे कारोबार या कुछ ऐसे बिजनेसेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैपमाई इंडिया की जब पर्टिकुलरली बात करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स हम सब यूज़ करते हैं और हमें पता नहीं था। और जिस तरह से ये कंपनियाँ जब आईपीओ फिर लेकर आती है तब फिर बिल्कुल सक्सेस साबित होती है और सक्सेस साबित होकर भी दिखाया। विकास जी, आपकी राय मैपमाई इंडिया पर क्या होगी? बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, बहुत ही सुनहरा इस कंपनी का फ्यूचर नजर आता है और ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास। आईपीओ भी बहुत अच्छा था, रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला और लोगों के पैसे भी बने लिस्टिंग के बाद। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अभी जो बाजार की गिरावट में थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, बट यहाँ पे इस स्टॉक में या कोई भी थोड़ी बहुत गिरावट और आती है, बाजार चूंकि वोलेटाइल है, तो इसको रडार पे रखें, थोड़ा इन लेवल्स पे खरीदे, थोड़ा नीचे आवे तब ऐड करें, बस इस स्टॉक को खरीदना है। और मेरा इसमें साल भर का टारगेट है 1750 रुपए। ओके, तो इस स्टॉक को एक बार अपनी लिस्ट में शामिल करके रखें। वॉलेटाइल मार्केट्स तो अभी हैं ही, गिरावट अभी एक करेक्शन मोड हम इसमें देख रहे हैं और ज़्यादा अगर गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है तो बहुत अच्छा मौका है इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने का। 1 साल तक का नजरिया देखिए 1750 तक का विकास जी की तरफ से आता हुआ मैपमाई इंडिया भी अगला शेयर जो कि आईपीओ में दमदार एक्शन दिखा चुका और आगे 1 साल में काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा सकता है। वरुण, अब तीसरा शेयर कौन सा होगा आपकी तरफ से?
देखिए स्टॉक तो मैं बता दूंगा, इसकी हिस्ट्री आप बता देना। बिल्कुल, नायका। मुझे पता था। इसका बिजनेस मॉडल के बारे में मुझसे अच्छा शायद आप जानती होगी, क्योंकि कस्टमर है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। एंड ठीक है, ये भी एक काफ़ी बेहतरीन आईपीओ था, काफ़ी चर्चित आईपीओ था। लंबे समय से लोग रुके थे कि कब नायका का आईपीओ आएगा, और फाइनली आ गया अक्टूबर के महीने में। और देखिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी ना कि वन ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनीज थी ये, क्योंकि हम जैसे कि मैं कह रहा था कि जो जितने भी न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज थी उनमें प्रॉफिट होना सबसे बड़ी बात थी, और ये उसमें से एक था। उसका भी लोगों ने कहीं ना कहीं इस कंपनी को रिवॉर्ड किया। इसके सब्सक्रिप्शन 82 टाइम्स के आसपास था। देखिए ये करीब 5,500 करोड़ के आसपास का आईपीओ था। इशू प्राइस जो था करीब 1125 के आसपास था। फिलहाल देखिए करीब 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा, और लिस्टिंग प्रीमियम जो था वो भी 80% के आसपास था। तो बिजनेस मॉडल तो आपको पता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन देखिए क्या कमाई करके दी है इस कंपनी ने भी। और जब नायका का आईपीओ आने वाला था, कितनी ज़्यादा चर्चा इसकी होती हुई दिखी थी, और उसके लिए लोगों ने काफ़ी एप्लीकेशंस भी लगाए थे, और ये सोच के चल रहे थे कि बस ये मिल जाए हमें किसी तरह से। और शायद ये जो नई न्यू एज कंपनियां हैं, इनमें सबसे अच्छी बात, विकास जी आप बताइएगा, क्या मैं सच कह रही हूँ, शायद यही है कि ये कंपनियां एक बार जो इनके गोल्स हैं वो अचीव कर लेती हैं, उसके बाद ये बात मानकर समझकर चलती हैं कि ये जो चीज़ है वो डिस्काउंट हो चुकी है, अब उन्हें कुछ नया करना है। जैसे नायका, एक बार लिस्टिंग होने के बाद कितनी सारी नई चीज़ें इन्होंने की है, न्यू एज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस लेकर आए, नई तकनीक के साथ। हाल ही में कंपनी की खबर आई थी कि नई तकनीक में ये अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। किस तरह से एक नया एक्सपीरियंस लोगों को दिया जा सकता है, जबकि मेकअप और ज्वेलरी या कह सकते फैशन की बात हो। इसी वजह से शायद ये वेरिएशंस करने में जो थकते नहीं हैं, इस वजह से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मानसी, विद इन द न्यू एज कंपनीज ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एक तो प्रॉफिटेबल था, जब आईपीओ आया तो ये वन ऑफ द वेरी फ्यू न्यू एज कंपनीज है जो कि प्रॉफिट्स में है, और ब्यूटी और आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट की प्लस फैशन के जो प्रोडक्ट्स है उनकी एक ऑनलाइन वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर्स है, और अब तो इन्होंने कुछ ऑफलाइन स्टोर्स की भी बातें करी है। बाकी दमदार कंपनी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जैसे मैंने कहा एक प्रॉफिटेबल न्यू एज बिजनेस है, तो उस लिहाज से भी लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। आईपीओ को भी जबरदस्त रिस्पांस मिला था, और लोगों के अच्छे पैसे भी बने, और ये स्टॉक भी अपने जो हाइस थे 2500 कुछ 70-75 के हाइट से कुछ करेक्ट हुआ है, बट मुझे लगता है इस लेवल पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 2750 रुपए। ठीक है, 2750 के महत्वाकांक्षी टारगेट विकास जी हमें बता रहे हैं। 9 से 12 महीनों में ये टारगेट्स देखने को मिल ही सकते हैं, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि लगातार नई डील्स और खबरों के चलते नायका फोकस में भी है। लिस्ट होने से पहले भी हमने जब ये लिस्ट होने वाला था तब खबरों में देखा, और लिस्टिंग के बाद तो जो इन्होंने एक्शन दिखाया वो काबिल तारीफ है ही। लेकिन 2 और आईपीओज हैं जो कि हिट कैटेगरी में रहने के काबिल हैं। कौन से हैं वो वरुण बताएं। ओके मानसी, एक तो था पीबी फिनटेक। यहाँ पे एक फिनटेक कंपनी जो कि जाके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और बाकी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचते हैं। इसको अच्छा रिस्पांस मिला था। सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो करीब 17 टाइम्स के आसपास था, और काफ़ी हद तक ये फ्रेश इशू था, करीब 3750 करोड़ के आसपास। लिस्टिंग गेन प्रीमियम भी अच्छा था, करीब 17.5% के आसपास का लिस्टिंग गेन प्रीमियम इस कंपनी को मिला था। 980 का इशू प्राइस था, अभी भी फिलहाल उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि लिस्टिंग गेन्स तो हुए थे, उसके बाद उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला। दूसरा था जोमेटो, ये भी एक काफ़ी चर्चित आईपीओ था, और इसके तो काफ़ी ज़्यादा ही चर्चा हो चुकी थी, और जुलाई के आसपास इस कंपनी की कहीं ना कहीं आईपीओ आया था। 9375 करोड़ कंपनी ने जुटाए थे आईपीओ से। सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिला था, करीब 38 टाइम्स के आसपास। हालांकि लोगों ने सोचा था हो सकता है कि 100-200 गुना भरेगा, लेकिन उतना ये भरा नहीं था। लिस्टिंग इन प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो 52 टाइम्स के आसपास था। वहाँ से अभी भी कहीं ना कहीं होल्ड ये कंपनी कर रही है, लेकिन शायद जितना बड़ा सोचा था, मुझे तो लगा था ये साल का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, लेकिन उतना भरा नहीं था। और उम्मीद से कह सकते हैं, उम्मीद कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन उतना ज्यादा एक्शन हमने नहीं देखा। खैर, पीबी फिनटेक और जोमेटो दोनों इसी तरह के आईपीओज रहे, और इसी के चलते ये 4th और 5th नंबर कैटेगरी, 5th नंबर सीक्वेंस में हमने रखे हैं ये हिट आईपीओज की कैटेगरी में। पीबी फिनटेक, जोमेटो दोनों पर विकास जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मानसी, जो पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार का जो आईपीओ था उसको भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, फिर लिस्टिंग भी अच्छी है, और स्टॉक 980 का जो आईपीओ प्राइस था उसके सामने 1470 तक के हाइज लगाए स्टॉक ने। बट मुझे लगता है ये जो कंपनी है जिसमें पॉलिसी बाजार का पोर्टल है, फिर पैसा बाजार है, और जिस तरह से ये इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेचती है, और इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन लेवल है भारत में बहुत ही कम है, और काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है ये स्टॉक अब जो आईपीओ प्राइस के आसपास वापस आ गया, यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 1500 रुपए का वापस से टारगेट है 1 साल के अंदर। और जहां तक जोमेटो का सवाल है, ये एक भारत की लीडिंग फूड एग्रीगेटर है जो कि करीबन 23-24 कंट्रीज में भी काम करती है भारत के अलावा,
और बाकी देखिए कंपनी लॉस मेकिंग है बट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और स्टॉक ने वैसे अपने जो आईपीओ प्राइस से अच्छे पैसे बना के दिए लोगों को। हालांकि इसमें भी ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ और आजकल जब हम बातें कर रहे हैं तो ये जो ओपनिंग अप थीम वाले स्टॉक्स है उनमें थोड़ा प्रेशर देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन वायरस और जो कुछ रेस्ट्रिक्शन जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टीज पे भी रेस्ट्रिक्शन अभी सरकार ने की है, तो इन सब का असर इस तरह के जो फूड एग्रीगेटिंग कंपनीज है इनमें भी देखने को मिल रहा है। तो बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा और ये जो फूड एग्रीगेटर जो सेगमेंट है यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो मेरा इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने का रिकमेंडेशन है और मेरा इसमें साल भर का टारगेट है 200 रुपए का। ओके तो क्लियरली दोनों में ही खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। पीबी फिनटेक एक साल भर का नजरिया 1500 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जा सकता है। वहीं जोमेटो फूड एग्रीगेटर बिजनेस जो है ये फोकस में थी भी पिछले साल और आगे भी फोकस में रहेगी और इन्हीं के चलते यहाँ पर इनके कारोबार में भी ग्रोथ होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते आईपीओ ने भले ही इतना बड़ा एक्शन ना दिखाया हो लेकिन कंपनी के पास मौके कई सारे हैं, कारोबार इनका विस्तार भी होता हुआ दिखेगा, जिसके चलते आगे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर आ सकते हैं। आने वाले साल में 200 तक के टारगेट से देख सकता है, इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये तो हुई बात उन आईपीओज की जिन्होंने हिट किया, यहाँ पर कह सकते हैं सुपर हिट जो आईपीओज रहे जिन्होंने सरप्राइजेस दिखाए। लेकिन अब वरुण उन आईपीओज की बात हो जाए जो शॉक रहे। सबसे बड़ा शॉक जी बताइए कौन सा था? जी पहला आप जो बता रहे थे, हम रिसर्च जब कर रहे थे। हाँ पेटीएम। इससे बड़ा शॉक कुछ नहीं था। नो डाउट आईपीओ साइज बड़ा था तो उस लिहाज से आप बोल सकते हैं कि हाँ आईपीओ साइज बड़ा था, इसके शायद सब्सक्राइब इतना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जिस तरह से लिस्टिंग डे के दिन ये गिरा था वो एक बहुत बड़ा झटका था। और आप सोचिए लिस्टिंग डे के दिन मैक्वेरी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद स्टॉक की जो पिटाई हुई थी, लिस्टिंग गेन लॉस अगर आप बोलेंगे तो करीब 9.5% के आसपास था इस काउंटर में। और कहाँ 2150 के आसपास का इशू प्राइस था और कहाँ जाके लिस्ट हुआ था काउंटर, उसके 1600-1700 के आसपास था मेरे ख्याल से जब लिस्ट हुआ था। और वहाँ से भी लगातार इस काउंटर में जो है वो गिरावट देखने मिली थी। 18,300 करोड़ के आसपास का आईपीओ साइज था, उसमें से 10,000 करोड़ तो ओएफएस था, 8,300 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू था। सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो न्यू एज कंपनीज में अगर मैं कहूँ तो इस साल का सबसे लीस्ट सब्सक्राइब आईपीओ था। करीब 1.9 टाइम्स ही ये आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हुआ था। इशू प्राइस से अभी भी अगर आप देखेंगे तो 38% के आसपास के या फिर 35 से 38% के आसपास जो है ये काउंटर नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार लिस्ट होने के बाद फिर से इशू प्राइस तक ये काउंटर जा ही नहीं पाया है। नो डाउट मैक्वेरी की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, लेकिन फिर भी हिलने को तैयार नहीं है काउंटर। बिल्कुल पेटीएम के आईपीओ से उम्मीदें थी लेकिन जो हुआ उसके बिल्कुल विपरीत होता हुआ दिखा। और ऑफ कोर्स मैक्वेरी के उस रिपोर्ट के दिन आपको याद भी होगा हमने किस तरह से मैनेजमेंट से भी खास तौर से बातचीत की थी, समझने की उनकी तरफ से कोशिश की थी और सब कुछ आपके सामने रखा था कि आखिरकार ये आईपीओ परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, इनके बुक्स में क्या कुछ है जो कि पॉजिटिव दिख सकता है और क्या कुछ है जिसकी वजह से ये ज़्यादा गिरते हुए या कह सकते हैं कि बुक्स जो है वो कमज़ोर साबित होती हुई दिख रही है। पेटीएम, अब इस पर विकास जी आप क्या कहेंगे? ये मानसी इस साल का आईपीओ मार्केट का सबसे बड़ा एक्सीडेंट, और इसमें एक्चुअली दुख ये भी है ना कि ये आईपीओ लोगों को मिला बिकॉज एक तो भारत का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ था 18,000 करोड़ का, फिर सब्सक्राइब भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, 1.9 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। तो जिन्होंने अप्लाई किया, जो आज तक कई आईपीओ में अप्लाई करते हैं और उनको नहीं मिलता, उनको ये आईपीओ मिल गया। और लिस्टिंग के बाद हमने देखा क्या हश्र हुआ है स्टॉक का। आज भी ये 1370 के लेवल पे ट्रेड करता है जो कि 2150 के आईपीओ प्राइस से काफी नीचे है। बट बिजनेस मॉडल थोड़ा अनसर्टेन है, कंपनी लॉस मेकिंग है और इनकी जो एक मोबाइल वॉलेट सेगमेंट में तो जरूर मोनोपोली है, बट आजकल इनको यूपीआई से बहुत बड़ा कंपटीशन मिल रहा है और वहां पे हमने देखा फोन पे, गूगल पे, ये दोनों का 80% के करीब का मार्केट शेयर है। तो मुझे ये बिजनेस थोड़ा अनसर्टेन और थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो आई वुड इन प्राइस पे भी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है अभी डाउनसाइड इसमें और भी रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ से और ज़्यादा डाउनसाइड के अनुमान भी नज़र आ रहे हैं और साल का सबसे बड़ा आईपीओ लेकिन जैसे एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरा नहीं उतर पाया। आने वाले समय में भी कुछ समय तक यहाँ पर डाउनसाइड जो है वो ज़्यादा दिखने के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। इसी की वजह से हिदायत यही रहेगी कि निवेश से फिलहाल दूर रहें। काफ़ी सारे आईपीओ हैं जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। अगला आईपीओ वरुण बताएं। ओके, अगला थोड़ा समझ में नहीं आया एक्चुअली, ये गिरा कि वही समझ में नहीं आया। कार ट्रेड देखिए, सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला था, करीब 20-21 टाइम जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। उतना बड़ा आईपीओ भी नहीं था, 3000 करोड़ के आसपास का आईपीओ था और पूरा का पूरा हालांकि ओएफएस था, ये बात है। इशू प्राइस अगर आप देखेंगे तो करीब 1600 के आसपास इस कंपनी का इशू प्राइस था। लिस्टिंग के दिन करीब 1% गिरा था, फिलहाल 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
नो डाउट बिजनेस मॉडल अच्छा है। इस स्पेस में अगर आप देखेंगे ना तो यूज कार मार्केट में ये अकेली लिस्टेड कंपनी है और आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर के इशू के चलते जिस तरह से नई कारें मिल नहीं रही है, तो माना यही जा रहा था कि शायद इस काउंटर में इसको फ़ायदा होगा। हो सकता है बिजनेस में फ़ायदा भी होगा, लेकिन स्टॉक प्राइस में लोगों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। आईपीओ से आधे पे ट्रेड कर रहा है लिस्टिंग। बिल्कुल विकास जी, कार्ट्रेड टेक्नोलॉजीज यहाँ पर फ़ायदा तो नहीं हुआ, आईपीओ ने कुछ खास परफॉर्म भी नहीं कर पाया। हालांकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज ज़रूर मिलना चाहिए था क्योंकि अपने सेगमेंट में एकमात्र ही कंपनी है, लेकिन फिर भी कार्ट्रेड टेक्नोलॉजीज जो कि परफॉर्म नहीं कर पाया। क्या लगता है इस पर राय क्या होगी? अगेन मानसी देखिए, इस स्टॉक ने भी, इस आईपीओ ने बहुत डिसअपॉइंट किया, लोगों के बहुत नुकसान हुआ। स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 50% पे आ गया अपने आईपीओ प्राइस के। 1618 में आईपीओ, एक तो मेरी राय में वो जो वैल्यूएशंस थे बहुत ही एग्रेसिव और एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस थे। हालांकि आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला बट लोगों को काफी नुकसान हुआ। बट इन लेवल्स पे भी मैं समहाउ इस स्टॉक के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। मुझे लगता है आने वाले सालों में ये बिजनेस और घटता जाएगा। मीनिंग आई डू नॉट सी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल। और मुझे लगता है इस स्टॉक से भी बाकी अपॉर्चुनिटीज बहुत है इवन विद इन द न्यू एज बिजनेसेस, तो इससे दूर रहने की सलाह रहेगी। और अगला आईपीओ कौन सा होगा वरुण? आखिरी एक बता देता हूँ, रेडगेन। ये भी देखिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का काम करती है और बेसिकली मुझे लगता है इसकी तो टाइमिंग गलत हो गई। ये जो ओमिक्रॉन आ गया ना, तो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं केटर करती है और इसके लिए आपने देखा कि सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला, बिजनेस मॉडल अच्छा है, 16 टाइम सब्सक्राइब हुआ। लेकिन अभी देखिए, एक तो लिस्टिंग के दिन करीब 15% गिर गया और अभी भी करीब अपने लिस्टिंग प्राइस से या फिर इशू प्राइस से अगर आप देखेंगे तो 5-7% नीचे ही चल रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं वो एक हर्डल बन चुका है, उसको पार करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन मानसी शायद हो सकता है कि हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री अगर सुधरे तो इसको थोड़ा फायदा हो जाए। ओके, तो रेडगेन टेक्नोलॉजीज के लिए अब भी मौके अब तभी बनेंगे अगर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्रीज में कुछ सुधार देखने को मिले। विकास जी, एक बात तो है, पूरा साल जो था हमने काफ़ी कुछ देखा। ऑफ कोर्स कोरोना के इम्पैक्ट्स भी थे जो देखे, लेकिन ये तमाम कंपनियों ने अच्छी डेयरिंग दिखाई आईपीओज लेकर आकर, और ऐसे में कुछ ऐसे कंपनियां परेशान भी हुई जिनके अच्छे कारोबार थे लेकिन समय इनका, टाइमिंग इनकी गलत हो गई। रेडगेन पर आपकी राय क्या होगी? देखिए मानसी, ये स्टॉक मुझे पसंद है। मुझे लगता है जैसे वरुण भी बता रहे थे, टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई। अभी जो ओमिक्रॉन के कारण हम जो ओपनिंग अप थीम वाले स्टॉक, जैसे मैं थोड़ी देर पहले और भी चर्चा कर रहा था, उसका एक नुकसान इस कंपनी को देखने को मिल रहा है। बट बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एक इंटरनेशनली प्रेजेंट कंपनी है। मैं इनके डिटेल्स देख रहा था, अराउंड 1434 कस्टमर्स है जिनमें 8 तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है। फिर इनके मार्की क्लाइंटल्स है जैसे ओयो है, लेमन ट्री होटल्स है, बाकी भी कई सारे कंपनीज है जो इनके क्लाइंटल है। मुझे लगता है ये जैसे हम ओमिक्रॉन के जो डर से निकलेंगे और वापस से ये ओपनिंग अप थीम चालू होगी और उसमें मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से अच्छा करेगा। अभी भी आईपीओ प्राइस के नीचे है, हालांकि 320-25 के लेवल्स पे भी ये स्टॉक अवेलेबल था आज से एक वीक पहले। वो एक बहुत अच्छा लेवल था इस स्टॉक में एंट्री करने का। बट अभी भी मुझे लगता है एक स्टैगर्ड रूप में करंट लेवल्स पे बाइंग शुरू करनी चाहिए, कोई भी गिरावट पे ऐड करे। मेरा इस स्टॉक में बुलिश व्यू है और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी 450 तक के लेवल से इस स्टॉक में आ सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो आईपीओ परफॉर्म नहीं कर पाए उसमें भी उम्मीद है। देखिए, एक्सपर्ट की राय हमें मिल रही है। रेडगेन के लिए आप एक बार कन्विक्शन के साथ इसमें एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है, तो एक साल का नज़र है 450 का लगाकर आप चलें और यहाँ पर एक बार एंट्री लेने के बारे में सोचा जा सकता है। तो शुरुआत हमने नज़ारा से की जिसके आईपीओ प्राइस 1101 थी और उसके बाद हमने आपको सब कुछ बताया जो कि हिट रहे और जिन्होंने परेशान किया। लेकिन चलिए विकास जी, बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी की सारी एनालिसिस आपके हमारे बीच रखने के लिए। और वरुण, आपका भी शुक्रिया दमदार रिसर्च पेश करने के लिए। चलिए, इसी के साथ न्यू एज कंपनियों में कौन से आईपीओ दमदार रहे ये हमने आपको बताया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।